ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्टोरीज ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन मिस्टीरियस। ऐसे ही एक जगह है रूपकुंड और द स्केलेटन लेक। मैंने जब पहली बार यहाँ के बारे में सुना तो मुझे लगा एग्जैजरेट कर रखी होंगी चीज़ें, एक दो लोगों के होंगे स्केलेटन्स वहाँ पर। लेकिन करीबन 5 दिन ट्रैक करने के बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा एक नहीं दो नहीं, जहाँ पाँव रखो वहाँ हड्डियाँ हैं। काफ़ी रिसर्च हुई है रूपकुंड लेक पर। कार्बन डेटिंग और इन्वेस्टिगेशन में पता चला यहाँ पर 400 से ज़्यादा लोगों के स्केलेटन्स हैं, लेकिन एक सॉलिड प्रूफ किसी को नहीं मिला। यहाँ की स्टोरी क्या है, क्या हुआ था यहाँ पर, किन लोगों के स्केलेटन्स हैं। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस मिस्टीरियस लेक के साथ, और यही सुनने के लिए मैं ये ट्रैक करने पहुँचता हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत रिमोट गाँव लोहाजंग में, जो बेस कैंप है रूपकुंड ट्रैक का। अब लोहाजंग पहुंचते ही मेरे दिमाग में एक मूवी की स्क्रिप्ट शुरू हो गई थी कि अभी कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल होना स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत प्यारा गांव भाई। और हम मेन मार्केट से थोड़ा नीचे आके रुके थे रफ्तार एडवेंचर्स के होम स्टे पे। और क्या होम स्टे बना रखा था उन्होंने, पीसफुल एंड आइसोलेटेड। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रांजय पवार। अच्छा, कद कम पढ़ती छे तू? 4 माह। मेरा नाम पुष्पा देवी। समस्त भारत की जनता को मेरा नमस्कार। 2004 से मैं सब्जी उत्पादन करती हूँ, अपना घर का आजीविका चलाती हूँ। अब जब मैं रूपकुंड ट्रैक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2018 में इस ट्रैक पर कैंपिंग बैन कर दी थी, यहाँ के मेडोज और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन लोकल्स के साथ कुछ स्पेसिफिक जगह पर कैंप कर ये ट्रैक करा जा सकता है, और हम ये ट्रैक कर रहे थे रफ्तार एडवेंचर्स के साथ, जो काफ़ी नोन है रूपकुंड ट्रैक करवाने के लिए। तो गाइस ऑल सेट निकलने के लिए अपने रूपकुंड ट्रैक के डे 1 पर। अब यार देखो, ये ट्रैक करने से पहले है ना, मतलब मैंने अभिषेक भाई को बोला कि यार एल्पाइन स्टाइल करें जैसे हमता पास करा था। इन्होंने समझाया कि यार ये ट्रैक जो है ना, ये ईजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं है, ट्रैक डिफिकल्ट है। और इससे पहले जो मैंने हाईएस्ट ट्रैक कर रखा है वो है 4200 मीटर्स का, और ये होने वाला है 5000 प्लस मीटर, और मेरा हाईएस्ट होने वाला है अगर हम ऊपर तक पहुंच गए तो इसलिए हम लोगों ने प्रेफर करा कि यार एक ग्रुप के साथ करते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वी कैन इजीली मैनेज दैट। यहाँ पे है हमारे साथ एक और ग्रुप, सारे हम कॉलेज फ्रेंड्स थे। ओके। 11 साल पहले पास आउट हुए थे। तो जी हमारे जो ट्रैक लीडर रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं बलबीर सर। तो सर आप यहीं से हो? हाँ सर। अच्छा। हाँ। आज का कितना बड़ा ट्रैक होने वाला है वैसे? सर ये डाउन में है 3 किलोमीटर। हाँ। और 3 किलोमीटर जो है चढ़ाई पड़ेगी। अच्छा। और ये सामने जो दिख रहा है ये दीदीना है, यहीं पे हमारा होम स्टे है। अच्छा, यहीं पे जाना आज? हाँ सर, हाँ सर। अब रूपकुंड ट्रैक करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है वाण विलेज से होते हुए, थोड़ा छोटा रास्ता है वो, और उसमें एक दिन कम भी लगता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारकर हम एक बड़े रास्ते से ट्रैक करते हैं। बलबीर जी ने बोला 1-2 दिन का इंतज़ार और करो, पता चलेगा हमने रास्ता क्यों लिया है। अब शायद जिस ट्रेल पर हम ट्रैक कर रहे थे इस पे सिर्फ हमारा ही ग्रुप था और कोई नहीं दिखा हमें पूरे रास्ते। और तो और हम ये ट्रैक अक्टूबर में कर रहे थे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस टाइम पर भी इतने लश ग्रीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। चूहा है इसमें, चूहा किसमें? दोनों में। अच्छा। चूहे का आटा हाँ। खाना है। खूब ताकत है इसमें। हाँ। तो दिदना पहुंचते ही एक दादी ने हमें ऑफर करी घर्रे ककड़ी,
जो हम खाने वाले थे अपने लंच में, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी इतना ट्रैक करने के बाद। तो जी पहुंच चुके हैं हम अपने आज की पहली कैंप साइट पे। दिदना विलेज। कैंप साइट क्या, होम स्टे है दिदना विलेज। और यार इतना सुंदर विलेज है ना, मतलब आते ही लोगों ने सनफ्लावर की पूरी खेती कर रखी है। आइसोलेटेड है काफ़ी ज़्यादा। मतलब यार ये गांव ऐसा है, यहाँ पे आराम से 4-5 दिन बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। बहुत बहुत सुंदर गांव है यार। तो जी गुड मॉर्निंग। आज है हमारे रूपकुंड ट्रैक का डे 2। यार आज का ट्रैक काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसलिए हम लंच साथ में कैरी करेंगे। आज का जो है 12 किलोमीटर का चलना है। स्लोप में है, वहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से थोड़ा कहीं पे चढ़ाई होगी, कहीं पे सीधा भी होगा। अब दिदना वॉज द लास्ट विलेज जहाँ हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली थी, इसलिए हमने अपना कैमरा, पावर बैंक, फ़ोन, बैटरी सब कुछ चार्ज कर लिया था। बलबीर जी ने बताया किसी किसी दिन नेटवर्क भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आई प्रेफर कोई भी ट्रैक में कर रहा हूँ तो मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे ही रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैकिंग इज़ अ मेडिटेशन, अ थेरेपी, अ परफेक्ट वे ऑफ रिकनेक्टिंग विद योर सेल्फ। कहीं ना कहीं दुनिया से दूर रह के वो सॉलिट्यूड फील करना। अब ये थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं, इतने हम पहुँचते हैं घने जंगल के बीच में एक ढाबे पे, जहाँ मेरी मुलाकात होती है एक अंकल से। तो जी आप अकेले रहते हैं यहाँ पे? हाँ सर। अच्छा, मैं तो 10 महीने अकेले रहता हूँ यहाँ पर। 10 महीने? जी सर, अकेले तो डर तो थोड़ी बहुत अब करना पड़ता है। कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए, अपना रोजगार है, क्या करें। अब अंकल के साथ हुई 5 मिनट की उस बातचीत ने मुझे एक बड़ी गहरी सोच में डाल दिया, और कहीं ना कहीं मुझे पता चला सॉलिट्यूड और लोनलीनेस के बीच का फ़र्क। एंड एज एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर एंड स्टोरी टेलर, मैं बड़ा हैरान था ये सोचकर, हाउ कैन अ सिंगल फ्रेम बी सो डीपली कंट्रास्टिंग। खैर, ढाबे से 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद समझ आने लगता है हमने लंबा रास्ता क्यों लिया था। धीरे धीरे इस घने जंगल को पीछे छोड़कर हम अली बुग्याल में एंटर हो रहे थे, और ट्री लाइन क्रॉस करते ही मौसम बदलने लगता है। सब कुछ फॉग में कवर हो जाता है। इसी बीच हमें कुछ घोड़ों की आवाज़ आती है जो इस फॉग में से निकलकर बाहर आते हैं। बड़ा ड्रामेटिक माहौल हो गया था। धीरे धीरे मौसम और ख़राब होने लगता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। और इसी मौसम में कुछ किलोमीटर और ट्रैक करने के बाद हमें दिखती है फॉरेस्ट की हट्स, जहां हमारी कैंप साइट थी। और ये हमारी कैंप साइट। अब जब हम अली बुग्याल पहुंचे थे तब सब कुछ वाइट आउट हो रखा था, तो हमें पता नहीं चला कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कैंप कर रहे हैं। लेकिन शाम होते ही धीरे धीरे मौसम खुलने लगता है, और तब अंदाज़ा होता है हम किस लैंडस्केप के बीच में हैं। जितनी चीज़ें मैंने अली बुग्याल के बारे में पढ़ी थी, वो एक एक चीज़ मैं फील कर पा रहा था। 11,500 फीट की हाइट पर कई किलोमीटर तक फैले हुए मेडोज़, और ऊपर से सनसेट की जो हल्की हल्की रेज इस मेडो पे पड़ रही थी, और वो देखने में ही इट फेल्ट अनरियल। आज खाने में क्या है मामा? अंडा कढ़ी। अरे भाई क्या क्रेजी दिख रही है यार। हाँ कैसे हो गए? ओए होए, वेजिटेरियंस के लिए आलू और आलू का झोल, सूप, आलू सूप, चपाती, दाल। अरे भाई साहब कितना कुछ बना दिया।
अब मैंने जितने भी ट्रैक करे हैं ना, आई हैड द बेस्ट फूड एंड वैरायटी ऑफ फूड ऑन दिस ट्रैक। मतलब चाउमीन से लेके मंचूरियन से लेके गुलाब जामुन से लेके छोले भटूरे तक खिलाए उन्होंने भाई इस ट्रैक पे। रफ्तार वालों ने हमें काफ़ी लग्जरी खाना दे दिया। तो यार अगर आप भी कभी रूपकुंड ट्रैक का प्लान करते हो तो रफ्तार एडवेंचर्स को ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। अब एक थम्स अप पूरी टीम को इतने ऑल्टीट्यूड पर भी इतना सब कुछ प्रोवाइड करवाने के लिए और ध्यान रखने के लिए। इतने में पता चल जाता है इनको इनकी मम्मी कौन सी है, हैं? तो आज अली बुग्याल से ट्रैक कर जैसे ही हम थोड़ा सा हाइट पे पहुंचते हैं, हमें दर्शन होते हैं सेक्रेड हिमालयन माउंटेन्स के। फिर हाथी गौरी। अरे भाई साहब, वो चौखंबा पर्वत है, ये जो बड़े वाला है। हाँ सबसे बड़ा जो दिख रहा है। अच्छा, और उसके उस तरफ केदारनाथ है। केदारनाथ मंदिर उसके ठीक नीचे है। अच्छा वहाँ पे। हाँ, और उस तरफ गंगोत्री 1 2 3 भगीरथी पीक सारी उस तरफ। तो आज का ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं था और आज शुरू होता है कहानियों का सिलसिला। मैं बड़ा उत्सुक था जानने के लिए कि यहाँ के लोग क्या मानते हैं, क्या हुआ था रूपकुंड पर। तो बलबीर जी ने हमें बताया हर 12 सालों में यहाँ पर होती है एक बहुत भव्य यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा। कई 100 हज़ारों लोग आते हैं इस यात्रा में। और नंदा देवी राजजात यात्रा दशकों से नहीं सदियों से होती हुई आ रही है। तो बात है कुछ 1942 की, जब एक फॉरेस्ट रेंजर पेट्रोलिंग करते करते जैसे ही रूपकुंड पहुंचते हैं, उनकी आंखें विश्वास नहीं कर पाती इतने सारे स्केलेटन्स एक ही जगह पर देखकर। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, तो उन लोगों को लगा चाइना से कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे होंगे और बुरे मौसम में वो लोग यहाँ फंस कर मारे गए। काफ़ी सालों बाद जब कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला ये स्केलेटन 9th सेंचुरी के आसपास के हैं, जिसने सभी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि कौन लोग थे ये। अब नंदा देवी राजजात यात्रा का कुछ ना कुछ कनेक्शन था रूपकुंड की मिस्ट्री से। माना जाता है वो स्केलेटन्स है कन्नौज के राजा जसधवल और उनके साथ के लोगों के। राजा जसधवल भी निकले थे इस भव्य यात्रा पर अपनी पत्नी, अपने सैनिकों और नृत्यकों के साथ। यहाँ के लोग मानते हैं इस पवित्र यात्रा में वो लोग खूब हुड़दंग मचाते हुए, खूब मनोरंजन करते हुए जा रहे थे। लेकिन नंदा देवी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और क्रोध में आकर उन्होंने इन लोगों पर बहुत खतरनाक ओलावृष्टि कर दी, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। कहीं ना कहीं रिसर्चेस में भी पाया गया कि जितने लोग वहाँ मरे थे सबके स्कल पर बहुत गहरी चोट थी। तो लोकल्स इस स्टोरी पर काफ़ी बिलीव करते हैं, लेकिन मुझे लगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है यार, इतने बड़े बड़े ओले कहाँ से गिर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने पढ़ी उसने मुझे इस थ्योरी पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। 1986 की बात है, बांग्लादेश में एक हेलस्टॉर्म आया था जिसमें 92 लोग मारे गए थे। तो उस समय जब हेलस्टोन का साइज़ और वेट रिकॉर्ड करा गया तो एक हेलस्टोन 1 किलो से ज़्यादा का था। तो कहीं ना कहीं रूपकुंड की ये हेलस्टॉर्म वाली थ्योरी सच हो सकती थी। और कहानी सुनते सुनते जैसे हम अपनी कैंप साइट पहुँचते हैं, मौसम ख़राब होने लगता है, बारिश होने लगती है और ओले गिरने लगते हैं। बलबीर जी क्या खिला रहे हो आज नाश्ते में? आज रोल है और चन्ना है अरे वाह, और चॉकलेट है साथ में। तो यार हमारी टीम के 2 लोगों में से एक की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि यार वापसी जाना ज़्यादा बेस्ट है। एंड विच इज़ गुड कि आपने ये इस टाइप की डिसीजन लिया, क्योंकि आप जितना रैपिडली डिसेंड करोगे उतना जल्दी आपका बॉडी अडॉप्ट करेगा। अगर आप इंसिस्ट करते हो कि नहीं मैं कर लूँगा, ऊपर प्रॉब्लम होगी तो यू माइट लूज़ योर लाइफ, क्योंकि EMS बहुत अच्छे लेवल पे हिट हो सकता है ऊपर।
अब मेरे दिमाग में राजा जसधवल वाली स्टोरी कहीं ना कहीं सेंस बनाने लगी थी, लेकिन रूपकुंड के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है और 2019 की जो हार्वर्ड की रिसर्च है जिसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कार्बन डेटिंग और जेनेटिक एनालिसिस हुआ, तो इट वॉज फाउंड ये सब स्केलेटन्स एक ही टाइमलाइन के नहीं हैं। काफ़ी स्केलेटन्स 9th सेंचुरी के हैं और कुछ 19th सेंचुरी के भी। इसके बाद एक चीज़ उस रिसर्च में और पता चली जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। ये सारे स्केलेटन्स इंडियन ओरिजिन के नहीं थे। कुछ स्केलेटन्स ऐसे भी मिले हैं विच हैड जेनेटिक सिमिलैरिटीज टू द पीपल फ्रॉम ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन इंक्लूडिंग ग्रीस। और इस रिसर्च के बाद ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व रह जाती है। खैर, कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, इतने आज के एलिवेशन को कवर कर कर हम पहुंचते हैं केलवा विनायक। ओहो, और यहाँ पहुंचते ही नंदा घुंटी और माउंट त्रिशूल बिल्कुल आंखों के सामने दिखने लगते हैं। ये केलवा विनायक है, गणेश महाराज, जो गणेश की मूर्ति है यहाँ पे हर साल हर कोई भी आता है तो पूजा करते हैं। यार जब मैं लास्ट टाइम आया था आज से 2 साल पहले, तो मैं इस जगह जब पहुंचा तो इतनी ज़बरदस्त हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल होना शुरू हो गया था और मैं इस स्पॉट से आगे नहीं जा पाया क्योंकि आगे बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। बट मैंने उस टाइम इस जगह पे पहुँच के विश करा था भगवान से, भगवान वापस ज़रूर बुलाना। तो केलवा विनायक से निकलते निकलते मौसम आज भी ख़राब होने लगता है और जैसे ही हम अपने रूपकुंड ट्रैक की लास्ट कैंप साइट पर पहुँचते हैं, तेज़ बारिश और ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। बारिश हो गया, ओले पड़ रहे हैं भाई। भाई यहाँ पे स्नोफॉल लग चुकी है मेरे सामने, मतलब मेरे पीछे धूप निकली हुई है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और ये रहा रेनबो। ओहो, अब अगर ज़्यादा स्नो पड़ती तो रूपकुंड पर सब बर्फ़ से कवर हो जाता और शायद हम कल जा भी नहीं पाते, लेकिन लकीली पूरा मौसम खुल जाता है और मौसम इतना ज़्यादा खुल जाता है कि 4200 मीटर की हाइट पर माउंट त्रिशूल के सामने कैंपिंग करते हुए जो स्टार्स देखे ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे भी 3:30 बज रहे हैं और अपने रूपकुंड ट्रैक के लास्ट डे पे हम निकल चुके हैं समिट के लिए। तो रात में मुश्किल से 1-2 घंटे की नींद के बाद आज हम 4200 मीटर से 5000 मीटर जाने वाले थे। अर्ली मॉर्निंग समिट करने का सबसे बड़ा रीज़न था मौसम। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि 9-10 बजते ही मौसम ख़राब होने लगता था और विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती थी, इसलिए हम समिट के लिए 3:30 बजे निकल जाते हैं। ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं था आज का, सिर्फ 3 किलोमीटर जाना था, लेकिन इस ऑल्टीट्यूड पर एक एक स्टेप पर काफ़ी एफर्ट लग रहा था और धीरे धीरे ट्रेल का इंक्लिनेशन भी बढ़ रहा था। अब मेरा पूरा दिमाग फोकस था ट्रैकिंग पर, बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई पर, लेकिन इसी बीच ट्रैकिंग से हटकर एक बड़ा थ्रिलिंग सा थॉट मेरे मन में आया। हम उसी जगह पहुंचने वाले थे जहां 400 से ज़्यादा लोगों की मौत एक साथ हुई थी। उनके स्केलेटन्स अभी भी हैं वहाँ पर। शायद लोगों को भी इनकी मिस्ट्री के बारे में अभी तक नहीं पता, लेकिन इन पहाड़ों ने वो हर एक चीज़ देखी है जो उस टाइम वहाँ हुआ होगा। वो भी लोग इसी रास्ते से गए होंगे, मस्ती मजाक करते हुए, बातचीत करते हुए, विदाउट नोइंग दे विल बी ट्रांजिशनिंग इनटू समथिंग विच इज स्टिल द बिगेस्ट यूनिवर्सल मिस्ट्री, डेथ।
तो रूपकुंड पहुंचते ही हमें दिखता है एक मंदिर और स्केलेटन का ढेर। फिर हमारी नज़र पड़ती है लेक पर जिसका पानी सूख चुका था। अब लेक तो खैर हमें नहीं देखने को मिली, लेकिन पानी सूखने की वजह से हम इसके बीच में जा सकते थे। और थोड़ा सोचने के बाद मैं और अभिषेक भाई इसके अंदर चले जाते हैं। एंड दिस वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग मोमेंट ऑफ दिस ट्रैक। अब मंदिर के पास लोगों ने कुछ हड्डियाँ सजा के रखी थी, लेकिन लेक में उतरने के बाद हमने देखा जहाँ पाँव रखने हैं वहाँ हड्डियाँ हैं। मेरे ख्याल से हमारे पाँव के नीचे भी कुछ ना कुछ हड्डियाँ होंगी। लेक के चारों तरफ दुनिया भर की हड्डियाँ थी और काफ़ी सारे स्केलेटन्स समय के साथ हुई लैंडस्लाइड के नीचे भी दबे हुए थे। अरे हाथ वाथ मत लगाओ यार अभिषेक भाई। एक बड़ा अजीब सा एहसास और एक थॉट, डेथ इज़ रियली अनसर्टेन, सम विल फेस इट, अदर्स विल नेवर सी इट कमिंग। और कहीं ना कहीं दिस फैक्ट मेड मी क्वेश्चन माई एग्जिस्टेंस। बड़ा सोचने के बाद मुझे लगा वी लिव बिकॉज वी वॉन्ट टू फील द इमोशन ऑफ बींग समवेयर वी डिज़ायर टू बी। एंड इस ट्रैक में वो डिज़ायर था इस मिस्टीरियस लेक को देखना एंड कॉन्करिंग 5000 मीटर इन फ्रंट ऑफ माउंट त्रिशूल एट जुनार गली। अरे भाई साहब, जय